पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है हमारे साथ। सिमी भौमिक, अम्बरीश बलिगा और आशीष चतुर्मुता। 20 अंक नीचे है एसजीएक्स निफ्टी, लेकिन देखिए एशियाई बाजारों को। निक्के की कमजोरी अब 165 अंकों की। हांगकांग 1% नीचे। शंघाई के बाजार लगभग 1.25% का नुकसान दिखाते हुए। एशियाई बाजारों की कमजोरी बढ़ती हुई नजर आएगी आपको पिछले कुछ मिनटों में, और ये कमजोरी आती दिखी है अमेरिकी बाजारों से काफी हद तक, जहां पर आपने एक कमजोर ट्रेडिंग सेशन देखा और उसके बाद जो चाइना के डेटा है उसके बाद से धीरे धीरे कमजोरी बढ़ती हुई दिखी। एसजीएक्स निफ्टी काफी वॉलेटाइल ट्रेड दिखाता हुआ है, एक बार की रिकवर करने की कोशिश भी की, लेकिन ऐसा लग रहा है एशियाई बाजारों की कमजोरी का असर अब साफ तौर पर पड़ता हुआ दिख रहा है और हमारे सारे गेंस अब लगभग खत्म होते हुए दिखे। फिर से 20 से 25 अंकों की कमजोरी। रुपए की चाल पर हम डालेंगे नजर। आज .5% की कमजोरी कल हमने देखी थी। रुपए में 33 पैसे की गिरावट के साथ रुपया 64 रुपए 8 पैसे 64 के लेवल के नीचे जाकर क्लोज होता हुआ दिखा था। 64.08 ये थी रुपए की कल की क्लोजिंग। चलिए डालते हैं नजर प्री ओपनिंग सेशन पर, और पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में। प्री ओपनिंग सेशन में इस वक्त आप देख सकते हैं जो शुरुआती कारोबार होता हुआ दिख रहा है। 2 अंक नीचे निफ्टी दिखेगा, सेंसेक्स दिखेगा, लेकिन निफ्टी 50 अंक नीचे इस वक्त आपको नजर आएगा। तो कमजोर शुरुआत होती दिख रही है पहली टिक पर। टाटा मोटर्स 10% नीचे, टाटा स्टील 7% नीचे, पीएनबी में 4% के आसपास की गिरावट है। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो नेगेटिव साइड पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। भेल 4% नीचे खुलता हुआ दिख रहा है। इंडसइंड बैंक, इस पर भी विस्तार में हम बातचीत करेंगे, जहां पर फंड रेजिंग प्लान सामने आते हुए दिखेंगे। यहां पर 2.5% के आसपास की कमजोरी इस वक्त आपको नजर आएगी। रुपए में थोड़ी सी मजबूती के साथ शुरुआत होती दिख रही है। 9 से 10 पैसे की मजबूती रुपए में आती हुई दिख रही है। 64 के लेवल के फिर से ऊपर आता हुआ दिख रहा है। 63.97 ये है आज का लेवल। रुपए में थोड़ी सी रिकवरी 11 पैसे की बनती हुई दिख रही है। तो एक अच्छा पॉजिटिव स्टेबिलिटी का संकेत करेंसी मार्केट की तरफ से इस वक्त आपके सामने आता हुआ दिख रहा है। फोकस अब स्टॉक्स पर, और अम्बरीश, वेदांता और केन इंडिया, 2 स्टॉक पर आपकी राय लेना चाहूंगा। इस हफ्ते के अंत में बोर्ड बैठक हो सकती है और फिर से रिस्ट्रक्चरिंग प्लान और मर्जर की बात कही जा रही है, और रेशियो शायद मार्केट प्राइस के आसपास ही होता दिखे। क्या लगता है आपको, किसको फायदा होगा, वेदांता को या केन को, और क्या करना चाहिए इन दोनों स्टॉक्स में? क्योंकि पहले भी हमने देखा जब जब कंपनी ने इस तरह की कोशिश की है, बाजार ने बड़ा नेगेटिवली लिया है उसे। एब्सोल्युटली, क्योंकि यदि इनका हिस्ट्री देखते हैं लास्ट 15 साल का, दे हैव नेवर रियली बीन इन्वेस्टर फ्रेंडली। तो इसीलिए आई मीन व्हेनेवर देयर इज अ कॉर्पोरेट एक्शन लाइक दिस, इट इज टेकन नेगेटिवली एज फार एज दिस ग्रुप गोज, एंड फाइनली आई थिंक इट विल बी मोर फेवरेबल टू वेदांता एज कंपेयर टू केन, बट ओवरऑल इट इज नेगेटिव। इसके अलावा विप्रो, ये एक और स्टॉक है जिस पर सबकी नजर होगी। अम्बरीश, आपसे राय लेना चाहूंगा। यहाँ पर ये एक यूके की बड़ी कंपनी इक्विनिटी को एक्वायर करने की बात इन्होंने करी है। ये पेंशन मैनेज करते हैं यूके में, और 1 बिलियन पाउंड का एक बड़ा से ज्यादा का एक एक्विजिशन माना जा सकता है। ये बताइए, एक्वायर करने वाली कंपनी हम जनरली देखते हैं बाजार में चलती है, जो एक्वायर करता है उसके शेयरों में दबाव देखने को मिलता है। क्या विप्रो के साथ आज ऐसा ही हो सकता है? शायद हो सकता है, लुकिंग एट द ओवरऑल मूड इन द मार्केट, एंड आई मीन एज फार एज द आईटी स्पेस ऑल्सो गोज, क्योंकि वहां पे भी आई मीन क्लियरली आई मीन there is a fear that going ahead the order flows may not be as good as what we have seen in the past. तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत दबाव आ सकता है। ओके, यहाँ पर थोड़ा दबाव आने की संभावना। श्रीराम ट्रांसपोर्ट और वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए आशीष राय लेना चाहता हूँ आपसे। यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स की तरफ से एक रेटिंग अपग्रेड आया है, न्यूट्रल से बाय का किया है, लेकिन उनका चूंकि लक्ष्य पुराना काफी ऊपर का था, 1075 का लक्ष्य घटाकर 1000 रुपए की आ गया है यहां से भी, लेकिन 180 रुपए या यूं कहें कि 22-23% के आसपास की अपसाइड श्रीराम ट्रांसपोर्ट में उन्हें दिख रही। उनका ये कहना है कि अच्छे करेक्शन के बाद स्टॉक अब अट्रैक्टिव लेवल पर है, यही वजह कि वो न्यूट्रल से खरीदारी की राय दे रहे हैं। वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए आपकी क्या राय है? बिल्कुल अनिल जी, मुझे भी लगता है कि एक स्ट्रांग अपसाइड इसके अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक के अंदर में जो गिरावट हमें देखने को मिली थी, ऑलमोस्ट 1250 से स्टॉक फिसलते हुए 750 के आसपास आया था, और उसके बाद एक हम अच्छा खासा बेस बनते हुए स्टॉक में देख रहे हैं। ऑलमोस्ट 780 से 820 के बीच में एक बहुत स्ट्रांग कंसोलिडेशन हो रहा है, और बीच बीच में जब भी हमने देखा है, जब भी एक अपटिक आता है, एक स्ट्रांग वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का इजाफा देखने को मिलता है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एक्यूमुलेशन इस स्टॉक के अंदर में देखने को मिल रहा है। ऑन डाउन साइड मुझे लगता है 780, 790 एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट जोन इस स्टॉक के लिए साबित होगा, और ऊपर में मुझे लगता है 950 तक के टारगेट्स आने वाले 3 से 4 हफ्तों के अंदर में स्टॉक में हमें देखने को मिल सकते हैं। अम्बरीश, नेस्ले के स्टॉक में हमने एक तेज गिरावट आती हुई देखी है। हालांकि आज कुछ खबरें थोड़ी पॉजिटिव हैं। हमने देखा था बहरीन, नेपाल ने इनके मैगी के इंपोर्ट पर रोक लगाई थी, लेकिन सिंगापुर फूड ड्रग रेगुलेटर ने दरअसल एक क्लीन चिट दी है। ये बताइए, कुछ राहत की बात दिख रही है आपको इस शेयर में इतनी तेज गिरावट के बाद, या फिर आपको लगता है कि अभी भी चिंताएं बनी रहेंगी
ये शेयर और नीचे आ सकता है? राहत तो अभी भी क्लियर नहीं है और मुझे लगता है कि जो प्रेशर है, द हीट इज ऑन मैगी एंड आई थिंक दैट विल कंटिन्यू फॉर अ व्हाइल लॉन्गर एंड फॉर दिस टू रिकवर शायद कई महीने लग सकते हैं बिकॉज आई थिंक दे विल हैव टू अगेन like revamp the complete portfolio and bring in a new portfolio exactly just like the way Cadbury had done about 14-15 years back. तो उसमें शायद टाइम लगेगा. So till then I think there will be pressure on the stock and I clearly see this stock going to levels of closer to about 5,000, 4,800, 5,000. So I think people should wait, but I think from a longer term perspective I think one should look at buying at closer to those levels. और यहाँ पर एक और स्टॉक जो एक्शन में रह सकता है इंडसइंड बैंक और आशीष आपसे राय लेना चाहता हूँ जहाँ पर फंड रेजिंग प्लान्स यहाँ पर इंडसइंड बैंक के सामने आते हुए दिख रहे हैं. QIP लाने की इनकी योजना है. क्या लगता है क्या स्टॉक पर दबाव रह सकता है क्योंकि अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि शायद बाजार की प्राइस से एक डिस्काउंट पर QIP आता हुआ दिखे और वैसे भी जनरली फंड रेजिंग प्लान्स पर बाजार थोड़ा सा रिएक्शन नेगेटिव देता है. इंडसइंड बैंक क्या कर रहे हैं? वायदा कारोबार के संकेत. बिल्कुल अनिल जी, हिस्ट्री यही सजेस्ट करती है कि जब भी QIP या इक्विटी रेस करने की बात किसी कंपनी में हुई है तो मैक्सिमम टाइम में हमने देखा है कि एक अच्छा खासा शॉर्ट सेल ऑफ इन स्टॉक्स में देखने को मिला है. और जिस तरह से इंडसइंड बैंक के अंदर में एक अंडर परफॉर्मेंस पिछले कुछ दिनों से बना हुआ था एज कम्पेयर टू यस बैंक या कोटक बैंक के नजरिए से, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं शॉर्ट का बिल्डअप काफी दिनों से इस स्टॉक में बन रहा था और ये जो न्यूज फ्लो है ये डेफिनेटली एक नेगेटिव इंपैक्ट इस स्टॉक में लेके आ सकती है. मैं समझता हूँ कम से कम 780 तक की डाउन साइड, 780, 775 तक की डाउन साइड इंडसइंड बैंक के अंदर में देखने को मिल सकती है और करंट लेवल्स पे अगर से कोई शॉर्ट करता है तो 820, 825 का एक स्टॉप लॉस रख के ये शॉर्ट पोजीशन इंडसइंड बैंक में बनाई जा सकती है. ऑलराइट, सिप्ला सिमी, ये शेयर आपको कैसा लग रहा है चार्ट पर? यहाँ पर एक खराब खबर है. दरअसल माइलन ने एक दवा लॉन्च कर दिया अस्थमा की और अपेक्षा थी कि पहले सिप्ला उस दवा को लॉन्च करेगा यूके में. इसके चलते थोड़ा सेंटिमेंट के लिहाज से कमजोर खबर है. चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको? देखिए काफ़ी हद तक वीक है चार्ट और जो फॉर्मेशन इसमें है अगर ठीक से पढ़े तो इसमें मतलब हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन जैसा फॉर्मेशन है. 620 के नीचे ये स्टॉक मेंटेन कर रहा है, मतलब इसमें वीकनेस है. खराब न्यूज़ के चलते ये स्टॉक और खराब हो सकता है. इसका इनफैक्ट मुझे लगता है कि 600 का लेवल भी टूट सकता है. अगर ये टूटा तो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट 695 से 685 के बीच में आएगा, 585 से 595 के बीच में आएगा और वो लेवल अगर टूट गया तो 570 तक भी ये स्टॉक जाके सेटल कर सकता है. चार्ट बेहद खराब हो चुका है और कल का क्लोजिंग जो है इसमें फ्रेश वीकनेस दिख गया है क्योंकि इसका क्लोजिंग कल 620 के नीचे था. मेंटेन 620 से नीचे करेगा तो मुझे लगता है कि फाइनली जाके 570 तक भी मिल सकता है डाउन साइड पर. ओके, ये राय आती हुई यहाँ पर सिप्ला के स्टॉक पर. लेकिन देख लेते हैं आपके लिए मौके कहाँ हैं आज ट्रेडिंग करने के लिए. आज से टॉप ट्रेडिंग कॉल्स लेकर हमारे साथ जुड़ रही है पूजा त्रिपाठी. पूजा बताइए. जी, आज भी मिला जुला रुझान ही देखने को मिल रहा है और कल की तरह आज भी बैंकिंग काउंटर्स में ही शॉर्ट करने की राय ज्यादातर निकल कर आ रही है. पहले कॉल से शुरुआत करते हैं. BMA वेल्थ क्रिएटर्स के इंद्रनारायण बिस्वास SBI में बिकवाली करने की राय दे रहे हैं. इनका मानना है कि यहाँ पर एक बेयरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है और कमजोरी आगे भी बरकरार रहने की उम्मीद है. 2 से 3 दिन में यहाँ पर 240 तक की गिरावट देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर बिकवाली करके चलने की राय 5% से ज्यादा का रिटर्न इस काउंटर में देखने को मिल सकता है. दूसरे कॉल में खरीदारी की राय निकल कर आ रही है. JK दोषी ने SKS माइक्रो फाइनेंस में खरीदारी करने की राय दी है. कल की कमजोरी के बाद इनका मानना है कि आज अगले 2 से 3 दिन में तेजी देखने को मिल सकती है और 448 तक के लेवल्स इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं. अगले 2 कॉल्स के लिए हमारे साथ बनी हुई है सिमी भौमिक. गुड मॉर्निंग सिमी, बताइए आज आपके जो टॉपिक्स कौन से होंगे? गुड मॉर्निंग पूजा. मेरे पास एक सेल कॉल होगा. वही एक बैंक को मैंने भी चूज किया है जो उतना खराब नहीं है टेक्निकली, पर इसमें मैं सेल कॉल इसलिए इशू कर रही हूँ क्योंकि कल का जो सेशन था इसमें एक रिकवरी देखने को मिला था, पर ये स्टॉक इसका रेजिस्टेंस को पार करके सस्टेन नहीं किया था, मतलब वहां पे क्रॉस नहीं किया. 560 का एक इसका ओवरऑल बैरियर है, वो क्रॉस नहीं किया था और मेरा स्टॉप लॉस भी आज का 560 का ही होगा. कोई भी रैली में सेल कीजिए 560 का स्टॉप लॉस के साथ. टारगेट 540 का हो सकता है. इंट्राडे कॉल है मेरा, पर मैं एक लॉन्ग कॉल भी इशू करना चाहूंगी जिस चार्ट को मुझे टेक्निकली अच्छा लगता है, भारतीय इंफ्राटेल, जो 415 के नीचे स्टॉप लगा के मैं एक पोजिशनल लॉन्ग पोजीशन वहां पे इशू कर रही हूँ. मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत ही जल्दी 475 से 485 का रेंज छू सकता है. 425 से 420 के आसपास सपोर्ट है. कोई भी करेक्शन में ये खरीदना चाहिए.
415 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। 485 475 का टारगेट 2 से 3 दिनों में हो सकता है। ये दोनों मेरा ट्रेडिंग कॉल्स हैं जी। तो एक शॉर्ट और एक खरीदारी करने की राय सिमी की तरफ से। थैंक यू सिमी। आखिरी कॉल है राकेश बंसल का आरके ग्लोबल से। इन्होंने एशियन पेंट्स फ्यूचर लेवल पर बिकवाली करने की राय दी है। इनका मानना है कि 1 से 2 दिनों में 718 तक की गिरावट इस काउंटर में देखने को मिल सकती है। एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है इस काउंटर में, तो यहाँ पर बिकवाली करके चलने की राय। आज 3 कॉल्स में जानकार शॉर्ट करने की राय दे रहे हैं। राइट, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अडानी ग्रुप के शेयरों पर अमरीश आपसे राय लेना चाहूंगा। हमने देखा रिस्ट्रक्चरिंग के कंफ्यूजन के चलते काफी दबाव इन स्टॉक्स में देखा जा चुका है। आज खबर आई है कि 25,000 करोड़ रुपए ग्लोबल बॉन्ड्स के जरिए अडानी ग्रुप जुटाना चाहता है, और इसमें से जो कंपनियां हैं जिनके जरिए वो जुटाना चाहता है वो अडानी पोर्ट्स और अडानी ट्रांसमिशन, जिसकी लिस्टिंग बाद में होगी। ये बताइए कैसे देखते हैं आप इस खबर को, और इस ग्रुप में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में गिरावट देखने को मिली है इसको? I think the way it is, शायद जो प्रेशर है अडानी एंटरप्राइजेस में, I think that will continue. But overall, this news of their fundraising clearly would be taken to a certain extent positively. I mean, by the markets. And one of the stocks in this group, which I think has come to very decent levels, is Adani Power. I mean, despite the sort of, the loan book which it has, I think at these levels the downside seems quite limited. And looking ahead at the power sector, जहाँ पे मैं काफी पॉजिटिव हूँ. I think at levels of closer to about 27-28, it's currently at about 30 odd. 27-28 के आसपास I think one could look at buying Adani Power. ओके, वहां पर खरीदारी का मौका बन सकता है। वोल्टास एक और स्टॉक है जहां पर यूबीएस की तरफ से रिपोर्ट आई और वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए बताया। आशीष, क्या तेजी करने का मौका है? टारगेट इन्होंने बढ़ाया 355 से बढ़ाकर अब 390 रुपए किया है वोल्टास के लिए, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल अनिल जी, मुझे लगता है बहुत स्ट्रांग स्ट्रेंथ में ये काउंटर है और हम भी इसे बहुत समय से कंटिन्यूसली रिकमेंड कर रहे हैं। मैं समझता हूँ एक स्ट्रांग एक्यूमुलेशन लॉन्ग साइड पे ओपन इंटरेस्ट में क्लियरली देखने को मिल रहा है। रोलवर्स की भी नजर से देखें तो लास्ट 3-4 महीने के अंदर में एक स्ट्रांग रोलवर्स पॉजिटिव साइड में होते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्लियरली मुझे लगता है स्टॉक अपने फ्रेश ऑल टाइम हाइस को क्रॉस कर सकता है और ऊपर में कम से कम 355-360 के लेवल्स शॉर्ट टर्म के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। ऑन डाउन साइड मुझे लगता है 310 के आसपास एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, तो ट्रेडर्स के लिए 310 का एक स्टॉप लॉस पोजिशनल साइड पर रहेगा फॉर अ टारगेट ऑफ 360-365 लेवल्स। अमरीश, एचडीएफसी ने अनाउंस किया है कि वो 5,000 करोड़ रुपए बॉन्ड्स के जरिए इस फिस्कल में जुटाना चाहते हैं और इस पैसे का इस्तेमाल वो एचडीएफसी बैंक में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए करेंगे। दोनों ही स्टॉक्स पर आप किस तरह का असर देखने को मिल सकता है, क्या राय आपकी? दबाव तो देखा है हम लोग ने on both these stocks, but I feel that this is clearly an opportunity to buy, especially HDFC Bank at lower levels, because we have seen, even in the past, if you see the last 15-20 years, it has been giving that 20-25% return year on year. तो मुझे लगता है कि this fall surely should be a buying opportunity. Okay. ये राय आती हुई इस स्टॉक पर, लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स इस स्टॉक के चार्ट्स पर आपसे राय लेना चाहता हूं सिमी, क्योंकि खबरें आ रही कि ब्राजील की एक कंपनी यहाँ पर दियाजो, जो यूनाइटेड स्पिरिट्स की प्रमोटर है, उसमें ग्लोबली एक हिस्सा खरीद सकती है या टेक ओवर कर सकती है, और वहां पर किसी तरह का अगर बदलाव होता है ओनरशिप में तो एक शायद संभावना बने कि यहाँ पर भी एक ओपन ऑफर आता हुआ दिखे। इस तरह की एक संभावना बन सकती है, ऐसी खबरें आ रही है, चूंकि डियाजो की 55% हिस्सेदारी है यहाँ पर यूनाइटेड स्पिरिट्स में। यूनाइटेड स्पिरिट्स के चार्ट्स क्या कर रहे हैं, क्या कहीं कोई तेजी का मौका दिखता है आपको? देखिए अनिल जी, चार्ट खराब नहीं है। इनफैक्ट इस मार्केट में बहुत ही कम चुनिंदा स्टॉक है जिसमें चार्ट में उतना वीकनेस शो नहीं कर रहा है। ओवरऑल यूनाइटेड स्पिरिट्स के चार्ट्स देखेंगे तो मुझे लगता है कि एक मेजर सपोर्ट इसका 3400 से 3250 के बीच में है, और जब तक ये स्टॉक उस रेंज को सपोर्ट कर रहा है, मतलब होल्ड कर रहा है, तब तक कोई भी पोजीशन जो जिनके पास ऑलरेडी है उनके लिए मेरा सलाह यही होगा कि होल्ड करे, क्योंकि ये स्टॉक आगे जाके 3890 से 3950 तक का रेंज दिखा सकता है। ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग चार्ट है, पर स्टॉप लॉस थोड़ा सा वाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये स्टॉक वॉलेटाइल बहुत है, और मुझे लगता है कि अच्छा स्टॉप लॉस तभी देना चाहिए जब ये मतलब अच्छा स्टॉप लॉस होगा 3200 के नीचे। अगर कोई भी करेक्शन में ये स्टॉक नीचे आता है तो 3200 के नीचे स्टॉप लगा के पोजिशनल लॉन्ग लिया जा सकता है, जिसका टारगेट 3890 से 3950 का मिनिमम होना चाहिए। सिमी, आईटीसी एचयूएल, ये दोनों के चार्ट्स आपको कैसे लगते हैं? अब खबरें हैं कि नेस्ले का जिस तरह से विवाद हुआ है मैगी को लेकर, अब इन दोनों ही कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स की स्वयं जांच करनी शुरू कर दी है, नूडल्स के खास तौर पर। ये बताइए
ये दोनों चार्ट्स कैसे लगते हैं आपको? देखिए काफी खराब है। पहले मैं HUL का चार्ट को लेके मैं बताती हूँ। एक वीकनेस इसमें जब आया है, ये जब से 850 का लेवल तोड़ा है लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में, मतलब 3 ट्रेडिंग सेशन पहले ये 850 का लेवल तोड़ा था, उसके बाद कभी मुड़ के ऊपर नहीं देखा, 850 के ऊपर कभी जाके सस्टेन भी नहीं किया। अब रहा सवाल 800 का लेवल, वो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो सकता है, और 800 का लेवल टूट गया तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट मेजर सपोर्ट इसका 780 से 765 के बीच में आ सकता है। काफी वीक है चार्ट और मुझे लगता है कि डाउन साइड दिख सकता है। रहा सवाल ITC के, तो मैं ये कहूंगी कि 400 के आसपास जब ये स्टॉक मेंटेन कर रहा था तभी से मेरा सेल कॉल इसमें है, और मैं यही सोचती हूँ, पहले मुझे लगा था कि शायद 320-15 के आसपास आके ये सस्टेन करेगा, बट फ्रेश वीकनेस तब से आया है। यहाँ पर माफ कीजिएगा, आपको रोकना होगा क्योंकि बाजारों के खुलने की तैयारी होती दिख रही है। यहाँ पर 12 अंक नीचे सेंसेक्स और 17 अंक नीचे निफ्टी दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में, लेकिन पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई भारतीय बाजारों के लिए आज का सेशन, और ये लेवल्स आपके सामने 20 अंक नीचे सेंसेक्स और 20 अंक नीचे निफ्टी ने शुरुआत की है। अब सेंसेक्स 40 अंक नीचे होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक्स जो एक्शन में, कैन इंडिया 4% की तेज गिरावट, जो हम बात कर रहे थे कि जनरली इस ग्रुप की रिस्ट्रक्चरिंग को बाजार नेगेटिव लेता है, 4% का बड़ा कट। टाटा स्टील यूनियन की दिक्कतें बढ़ती हुई दिख रही है इंग्लैंड में, और उसके बाद 3% की गिरावट यहाँ पर है। माइलेन का जो ड्रग लॉन्च हुआ वो सिप्ला के लिए नेगेटिव, 2% की गिरावट यहाँ पर आपको दिखेगी। ITC यहाँ पर भी अभी इनके प्रोडक्ट्स की जांच की खबरें, और 1% के आसपास का नुकसान यहाँ पर दिखेगा। सरकारी बैंक्स कमजोर हैं ही, RBI की तरफ से नॉर्म्स आने के बावजूद PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा कल डिलीवरी बेस्ड सेलिंग दिखा रहे थे, आज फिर से कमजोर शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। तो ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो कमजोरी की तरफ शुरुआत करते दिख रहे हैं आज की। मजबूत शेयरों में एक भी स्टॉक ऐसा नहीं जो 1% से ज्यादा ऊपर हो, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा टॉप गेनर के तौर पर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। 0.1% मजबूत है। यस बैंक में 0.1% की मजबूती। ICICI बैंक थोड़ा सा पॉजिटिव खुलता हुआ दिख रहा है, और वेदांता यहाँ पर थोड़ा सा हरे निशान में खुलता हुआ दिख रहा है। तो मार जो प्रति दिख रही है वो केन इंडिया पर ज्यादा है। आइए वायदा कारोबार की तरफ, कौन से स्टॉक्स एक्शन में। SRF 5% का बड़ा कट इस स्टॉक पर आता हुआ दिख रहा है। कल भी कमजोर एक्शन हमने देखा था, यहाँ पर 3-4% के आसपास की गिरावट थी, आज फिर से 5% की मार पड़ती हुई दिख रही है SRF के काउंटर पर। लेकिन देखना होगा किस तरह का रुझान यहाँ पर बनता हुआ दिखता है। लेकिन इस बीच बाजार पर डालें अगर आप नजर, तो यहाँ पर 50 अंकों का नुकसान आपको नजर आएगा सेंसेक्स में। निफ्टी 8000 के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन फिलहाल 26 अंक नीचे है। मिड कैप इंडेक्स पर नजर डालिए, 0.5% के आसपास का नुकसान, 1/4% का नुकसान आपको स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिलेगा। लेकिन बैंक निफ्टी आज उतना कमजोर नहीं है कंपेरेटिवली, यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर है। बिल्कुल, लेकिन आप देखिए 11% नीचे है यूनिटेक का शेयर। जी हाँ, आप काफी तेजी से नीचे की तरफ फिसल रहा है ये स्टॉक, और आप देखिए जिस तरह से एक पेनल्टी देने की बात अब इनके सामने आई है अपने कस्टमर्स को, उस खबर का इम्पैक्ट स्टॉक पर देखने को मिल रहा है। 7.5 रुपए के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ। इसके अलावा अगर आप नजर डालें तो टाटा स्टील ने आज एक नया 52 हफ्ते का निचला स्तर छुआ है। हर रोज आप देखिए ये तेजी से नीचे की तरफ खिसक रहा है, अब ये 300 रुपए के नीचे पहुंच गया है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो वो स्टॉक्स जहां पर बड़ा डेट है, NCC, JP एसोसिएट्स, ये तमाम स्टॉक्स हैं, HDIL, सुजलॉन, JP पावर, सिंटेक्स, GMR इंफ्रा, लैंको इंफ्रा, तो ये वही स्टॉक्स हैं जो पिछली फॉल में ज्यादा तेजी से गिर रहे थे, कर्ज को लेकर बड़ी चिंताएं थी। वो स्टॉक्स आज देखिए वापस से प्रेशर में आते हुए। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट भी करीब 1% के फॉल के साथ आज कारोबार कर रहा है। HCC के लिए भी आज कोई राहत का दिन नहीं, यहाँ पर भी दबाव ही देखने को मिल रहा है। तो बड़े कर्ज वाली कंपनियां आज फिर से देखिए प्रेशर में आती हुई, और मिड कैप इंडेक्स आप देखिए 0.5% नीचे इस समय ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। राहत की बात एक ही है कि कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, जिसके चलते बैंक निफ्टी टूट नहीं रहा है, तो ये एक सपोर्ट देने का काम कर रहा है। जी हाँ, यस बैंक पर नजर डालिए 1% ऊपर है। ICICI बैंक 0.5% से ज्यादा की बढ़त दिखा रहा है। HDFC, एक्सिस बैंक, ये तमाम ऐसे बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो बाजार को आज सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके चलते बाजार में जो प्रेशर है वो इतना आपको दिख नहीं रहा है। इनको छोड़ दीजिए तो बाकी चौतरफा दबाव ही आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, लेकिन इस बीच बैंक निफ्टी हरे निशान में लौटता हुआ दिख रहा है, तो बैंकिंग शेयरों के लिए जो खबर आई वो पॉजिटिव बाजार के लिए समझी जा रही है। ये एक अच्छा संकेत यहाँ से मिलता हुआ दिख रहा है, और ये अच्छी बात भी है बैंकिंग शेयरों के लिए साफ तौर पर आज के सेशन में।
तो यहाँ पर एक्शन साफ तौर पर मजबूती की तरफ बनता हुआ दिख रहा है। और इंडसइंड बैंक का मजबूत है, इंडसइंड बैंक पॉजिटिव फ्लैट है, 0.5% नीचे दिख रहा है मेरे यहाँ। जी हाँ, 0.5% नीचे FNO में बिल्कुल 0.5% नीचे यहाँ पर कैश मार्केट में इंडसइंड बैंक का स्टॉक इस वक्त आप देख सकते हैं। और यूनिटेक जरूर आज का एक कमजोर प्रदर्शन करने वाला स्टॉक 8% के नुकसान के साथ। निफ्टी पर नजर डाल लें, यहाँ पर 8030 का लेवल है इस वक्त, और आप देख सकते हैं लोअर साइड पर हमने 8016 का लेवल बनाया है और ऊपर की तरफ 8031, यानी कि नीचे खुलने के बाद थोड़ी रिकवरी आती हुई दिख रही है, जिनके हाई पॉइंट पर इस वक्त निफ्टी है, भले 11 अंक नीचे है इस वक्त। हमारे अच्छा उछाल आज के सत्र में देखने को मिला है, कल की तेज गिरावट के बाद आज 4% मजबूती के साथ ये शेयर भी ट्रेड कर रहा है। चलिए सन टीवी पर ही राय लेना चाहेंगे। सिमी, ये बताइए, सन टीवी में जो उछाल देखने को मिला है, इस उछाल पर भरोसा करेंगी, खरीदेंगी, या आपको लगता है उछाल में बेचना ही सही होगा? जी देखिए, सन टीवी को लेके मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ। मुझे नहीं लगता है कि ये उछाल सस्टेनेबल होगा, पर अभी जब ये स्टॉक 288 का लेवल जो मैंने शुरू होने से पहले, मार्केट शुरू होने से पहले जो मैंने लेवल दिया था, उस लेवल से ऊपर है, तो अभी तुरंत शॉर्ट नहीं करूंगी, पर आगे जाके जहां पे इस रैली खत्म होता है तब भी मैं शॉर्ट करूंगी, क्योंकि चार्ट में मेजर ब्रेकडाउन है और आगे जाके मुझे नहीं लगता है कि अगर ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट ठीक नहीं होगा तो ये स्टॉक कुछ सुधर इसमें दिख सकता है, तो ऊपर जाके सेलिंग वापस आएगी। पर यहाँ सवाल ये है कि 288 के ऊपर ये स्टॉक जाएगा कहाँ, देखेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, पहले ये रैली खत्म होने दीजिए, उसके बाद शॉर्ट करेंगे। ओके, तो फिलहाल इंतजार करें शॉर्ट करने से पहले। लेकिन क्या बैंक निफ्टी पर खरीदने का वक्त है? आशीष, जिस तरह से 1/4% की मजबूती हो चुकी है बैंक निफ्टी में, यानी कि ऐसा लग रहा है कि रिकवरी की लीडरशिप शायद आती दिखे बैंक से। अनिल जी, मैं बैंक निफ्टी के बजाय स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करूंगा, और उसके अंदर में मुझे लगता है यस बैंक काफी स्ट्रांग आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। स्टॉक ने करीब पिछले कुछ दिनों पहले 11-12 वीक्स का एक हाई क्रॉस किया था, उसके बाद वापस एक करेक्टिव मोड में स्टॉक में देखने को मिला था। मुझे लगता है ये डिप्स जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक के अंदर में लॉन्ग साइड पे बनते हुए देखने को मिल सकती है। करंट लेवल्स पे लॉन्ग करने के लिए रिकमेंड करूंगा विद स्टॉप बिलो 810, और मुझे लगता है स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है कि आने वाले समय में 900 के स्तरों को क्रॉस कर सकता है। राइट, अडानी ग्रुप भी देखिए आज थोड़ा स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। अडानी एंटरप्राइजेस करीब 1.5% ऊपर, अडानी पोर्ट्स में भी 1.25% की बढ़त देखने को मिल रही है। FNO में ये सारे भाव मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर अगर आप पाएंगे तो थोड़ा सा उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अलावा PSU बैंकिंग स्टॉक्स भी देखिए, सिंडिकेट बैंक 1% मजबूत, इलाहाबाद बैंक में 1% की बढ़त देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ इंडिया ये भी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, यूको बैंक, आंध्रा बैंक, लंबी लिस्ट है जहां 0.5% से ऊपर का उछाल देखने को आज के सत्र में मिल रहा है। सिमी, कोई PSU बैंक आपकी नजर में है जहां पर आप तेजी करना चाहेंगी, या आपको लगता है कि उछाल में बेचना ही सही रणनीति है? देखिए, उछाल में बेचने ही सही रणनीति है मुझे लगता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये रैली सस्टेनेबल होगा। इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी जहाँ पे है, मुझे नहीं लगता है कि आज का जो रेंज से वो तोड़ा है 450, 17,000, 450 से 550 का रेंज बेंचमार्क है, और जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज से नीचे है तब तक मैं कोई बैंकिंग स्टॉक में खरीद कर कोई मतलब बर्गेन हंटिंग नहीं करना चाहूंगी। मुझे लगता है कि ये रैली खत्म होने दीजिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट अगर गिरता है तो बैंक एक ऐसा जगह है जहाँ पे शॉर्ट्स ज्यादा हो सकता है, आ सकता है, और वीकनेस ज्यादा आ सकता है, इसलिए मैं रैली में शॉर्ट करने का ही सलाह दे रही हूँ। गेन इंडिया इस पर क्या राय रखते हैं? अब आप 4% के कट के बाद क्या 170 रुपए में वैल्यू है स्टॉक में, या फिर खत्म ही हो गया बिल्कुल? क्रूड के दाम कम है, ऊपर से रिस्ट्रक्चरिंग और ये सारी नेगेटिव खबरें। वैल्यू तो इस लेवल पे है, बट इफ गेन इंडिया वाज नॉट इन द वेदांता ग्रुप, आई वुड हैव श्योरली बॉट इट, but because of that, at these levels also I'll possibly just wait and watch, because let's see as to what comes out of the restructuring. सिमी, ITC आप कह रही थी बिकवाली करना चाहेंगी, 1.25% नीचे है, ये सही स्तर है बेचने के, या आपको लगता है थोड़ा इंतजार करना चाहिए अभी? देखिए, ITC ऊपर में कहीं सस्टेन नहीं किया। 320.15 का लेवल जब से तोड़ा है तब से इसमें फ्रेश वीकनेस आ गया है, और अभी 300 का लेवल तोड़ रहा है, तो इसमें फ्रेश वीकनेस तो है ही। नेक्स्ट मेजर सपोर्ट अराउंड 285 है। मुझे लगता है कि 292 से 285 एक मेजर सपोर्ट हो सकता है, जो कि ये टेस्ट करने के लिए नीचे जा सकता है। हाँ, वो सपोर्ट होल्ड करेगा कि नहीं वो तो सेंटिमेंट, मार्केट सेंटिमेंट बताएगा, तब मार्केट को भी रिकवरी दिखाना पड़ेगा, और ITC का भी वेटेज बहुत ज्यादा है निफ्टी में, तो ITC के चलते निफ्टी में फ्रेश वीकनेस आ सकता है, ये मैं बता देती हूँ। 300 के नीचे सस्टेन करना ITC के लिए ठीक बात नहीं है, और मुझे लगता है कि इसमें वीकनेस अभी भी आ सकता है।
मेरा टारगेट 292 से 285 का है, जो कि शॉर्ट टर्म में पॉसिबल है, आ सकता है। अदानी एंटरप्राइजेस, आशीष क्या करेंगे आप? 4% के गेन्स के साथ अब सबसे ऊपर है इस वक्त वायदा कारोबार में, और इसके साथ ही अदानी पोर्ट में भी 2% के गेन से। तो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में कहीं कोई मौका है ट्रेड का? बिल्कुल मौका यही है कि लॉन्ग पोजीशंस को एग्जिट करना चाहिए। अगर से थोड़ा और रिकवरी आती है तो, और ओवरऑल स्टॉक्स को अभी लॉन्ग या शॉर्ट दोनों नजरिए से हम अवॉइड करेंगे। ऑलराइट, इसके अलावा देखिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में थोड़ी बहुत खरीदी देखने को मिल रही है। आज HPCL, BPCL, IOC पर नजर रखिए। यहाँ पर थोड़ी सी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। आप देखिए 1.25% ऊपर HPCL का शेयर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। यहाँ पर उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन अमरीश, आप देखिए फार्मा स्टॉक्स के लिए कोई राहत की बात नहीं है। आज खराब खबरें हैं, चलिए मानते हैं सिप्ला के लिए, लेकिन दूसरे फार्मा शेयर देखिए, चाहे वो डॉक्टर रेड्डीज हो, सन फार्मा हो, तमाम फार्मा कंपनियों के शेयर रोज दबाव के साथ ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर इस गिरावट में कोई स्टॉक आप खरीदना चाहेंगे क्या लंबी अवधि के लिए, या आपको लगता है थोड़ा छोड़ देना चाहिए इनको? गिरावट तो अभी बाकी है, बिकॉज वी शुड रिमेंबर दैट लास्ट 2 years हैज बीन एक्सट्रीमली गुड फॉर मोस्ट ऑफ दिस फार्मा स्टॉक्स। मल्टी बैगर्स हो चुके हैं, सो पॉसिबली इन दिस करेक्शन इट कैन फॉल अ बिट मोर, बट आई थिंक एट लोअर लेवल्स वन शुड लुक एट बाइंग सन फार्मा, लुपिन एंड डॉक्टर रेड्डीज। ओके, तो ये राय आती हुई इन सारे स्टॉक्स पर। लेकिन गिरावट का रुख बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर साफ तौर पर केल इंडिया में 5% से ज्यादा की। लेकिन टाटा स्टील एक और स्टॉक है जहां पर वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए बताएं आपकी क्या राय निकल कर आ रही है। यहाँ पर भी गिरावट केल इंडिया के बाद सबसे टॉप लूजर के तौर पर 2.5% नीचे है। बिल्कुल अंजू, मैं समझता हूँ कम से कम 4 महीने के लोस को इसने ब्रीच किया है विद अ वेरी स्ट्रांग ओपन इंटरेस्ट एडिशन ऑन शॉर्ट साइड। तो डेफिनेटली मुझे लगता है स्टॉक के अंदर में गिरावट और पॉसिबल है। 265 तक के स्तर डाउन साइड में हमें देखने को मिल सकते हैं, और ओवरऑल मुझे लगता है 305, 306 ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए होगा। उसको ध्यान में रख के शॉर्ट पोजीशंस टाटा स्टील में कंटिन्यू की जा सकती है। ऑलराइट, मेटल्स पर आपका क्या नजरिया है अमरीश? काफी सारे मेटल काउंटर्स हैं जो 52 वीक लो पर हैं, टाटा स्टील तो उनमें से एक है। ये बताइए, पहले ग्लोबल चिंताओं के चलते इन स्टॉक्स में दबाव था, और अब टाटा स्टील को यूके की चिंताएं सता रही हैं। मेटल कंपनियों पर से क्या व्यू होना चाहिए? क्या इनको अभी छोड़ देना चाहिए और नीचे के भाव आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, या एक अपॉर्चुनिटी आपको लगती है? नहीं, अपॉर्चुनिटी तो है, बट देन इट शुड बी देयर ऑन योर बाइंग लिस्ट। बट आई मीन, आई थिंक वन शुड वेट फॉर अ व्हाइल, आई मीन स्पेशली टाटा स्टील आफ्टर दिस न्यूज, बिकॉज at about 305, 310, I mean, I felt it was a good buy looking at the valuations, but because of this possible strike in Europe, शायद we could see levels of about 280, 85. I think at those levels one could look at buying from a longer term perspective, especially looking at India as such, because मुझे लगता है कि finally they may sell off the European operations, and I think that clarity to a certain extent was coming from the last commentary which we heard from the management and the sort of write-off which they have done in the last quarter. तो मुझे लगता है कि आगे जाके द इंडिया स्टोरी विल एक्चुअली प्ले आउट वेल इफ यू टॉकिंग ऑफ द नेक्स्ट 2 or 3 years. So from that point of view, I think one should look at buying at about levels of 280, 85. महिंद्रा हॉलीडेज आज 11:30 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, कुछ अनाउंसमेंट होने की खबरें हैं। सिमी चार्ट्स देखकर बताएं क्या कहीं और तेजी बाकी है? वैसे 1-2 दिनों से स्टॉक मजबूती दिख रहा है, 2.5% आज फिर से मजबूत है, 244-45 के आसपास महिंद्रा हॉलीडेज ट्रेड कर रहा है। क्या करेंगे आप? देखिए, चार्ट तो वीकनेस दिखा ही रहा है, चार्ट में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। कल का जो हाई था उस हाई के आसपास बंद नहीं किया है, पर आज ये 244 के ऊपर मेंटेन करेगा तो इसमें फ्रेश स्ट्रेंथ आ सकता है। 249 से 252 तक ये स्टॉक जा सकता है अगर 244 के ऊपर मेंटेन करेगा। तो मैं आज कोई भी लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करने से पहले मैं सिर्फ ये देखूंगी कि 244 के ऊपर ये स्टॉक मेंटेन कर रहा है कि नहीं। 5 से 10 मिनट मेंटेन करना पड़ेगा, अगर होता है तो मैं एक लॉन्ग पोजीशन लेके देख सकती हूँ। 249 से 52 का टारगेट, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, चार्ट काफी वीक है। आज इस तरह से आरबीआई की जो नई गाइडलाइंस आए हैं उसके चलते बैंकिंग शेयरों में मजबूती है। आप देखिए उन कंपनियों में जहां पर कर्ज ज्यादा है, जहां सीडीआर होने के डर हैं, उन स्टॉक्स में और तेज प्रेशर देखने को मिल रहा है। जेपी ग्रुप पर अब आपका क्या व्यू है अमरीश? जिस तरह से तेज सेलिंग प्रेशर इन स्टॉक्स में देखने को मिला है, 2 स्टॉक्स अब आप देखिए, जेपी पावर
6-6.5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जेपी एसोसिएट्स का भाव भी देखिए इंतजार कर रहा है 10 रुपए के नीचे आने का। अब इस ग्रुप के साथ क्या करना चाहिए, अभी खरीदारी करें या फिर अवॉइड करें? क्योंकि एक तर्क ये भी हो सकता है कि जैसा कि बैंक्स अगर इनको एक्वायर कर लें, करने के बाद 51% हिस्सेदारी लेके किसी और को बेचें तो एक टर्न अराउंड स्टोरी भी हो सकती है। क्या मौका है इन स्तरों पर खरीदने का इतने सस्ते भाव पे, या फिर ये भाव अभी इससे भी नीचे जा सकते हैं? No, I think it's a question of debate whether most of these companies whether they'll become Kingfisher or whether they'll become SpiceJet. तो ये देखना बाकी है, and unless you really see the uptick in like in the economy, we really can't expect any of these infra companies which are in trouble to at least bounce back. तो मैं तो wait करूँगा at least for the next 1.5-2 months to see if there is any action from the government at the ground level to kickstart the economy. Only then I think one should be looking at these stocks for a turnaround. Okay, तो ये राय आती हुई यहाँ पर इन सारे स्टॉक्स पर। वक्त है हमारे तीनों एक्सपर्ट से विदा लेने का। अमरीश, आशीष और सिमी, आप तीनों का शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। बाजार स्टेबल होने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, हरे निशान में आने की कोशिश, लेकिन वो कोशिश अब तक सेंसेक्स और निफ्टी पर कामयाब नहीं हो पाई। हालांकि दिन के हाई पॉइंट के आसपास जरूर ट्रेड करें, लेकिन बैंक निफ्टी को देखिए, यहाँ पर 1/4% की मजबूती होती हुई दिख रही है। तो बैंक निफ्टी से थोड़ी रिकवरी, थोड़ी लीडरशिप आती हुई दिख रही है, लेकिन केन और आईटीसी जैसे दिग्गज, टाटा स्टील जैसे दिग्गज जो कमजोर है, उनसे निफ्टी पर दबाव बरकरार है। प्राइवेट बैंक्स लीडरशिप लाने की कोशिश करते हुए इस वक्त 400 स्टॉक मजबूत है। 650 शेयरों में कमजोरी के साथ शुरुआत हुई, तो बाजार कमजोर शुरुआत के बाद स्टेबल होते नजर आ रहे हैं इन लेवल्स के आसपास। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज अजय बग्गा जुड़ेंगे कार्यक्रम में, और उनसे पूछेंगे बाजार का डायरेक्शन क्या रहेगा आगे और कहां है आपके लिए निवेश के मौके। इस छोटे से ब्रेक के बाद कमजोरी के साथ शुरुआत करने के बाद रिकवर करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं बाजार, लेकिन 12 अंकों का नुकसान है। सेंसेक्स में निफ्टी 10 अंक नीचे है, लेकिन अच्छी बात है कि दिन के हाई पॉइंट की तरफ इस वक्त ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी में आप देख सकते हैं, निफ्टी का आज है हाई 8036 का, और आप उससे 1 पॉइंट नीचे है। सेंसेक्स में भी अगर आप देखेंगे तो हाई के आसपास ही ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हरे निशान में आने की कोशिश उनकी तरफ से होती हुई दिख रही है। 26,512 का हाई है, वहीं पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा आपको सेंसेक्स का। मिड कैप इंडेक्स एकदम फ्लैट है सेंसेक्स और निफ्टी की तरह ही, और बैंक निफ्टी जरूर 0.35%, 1/4% से ज्यादा मजबूत हो चुका है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी दिन के हाई पॉइंट पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 17,503 यही लेवल है, 17,500 के पार आता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी इस वक्त आपके सामने। 450 शेयर मजबूत है, 650 शेयर कमजोर है, तो लेकिन मार्केट ब्रेथ अब भी नेगेटिव साइड पर ही आपको ट्रेड करती हुई दिख रही है। और अब बात करते करते पहली बार आज के सेशन में हरे निशान में लौटता हुआ सेंसेक्स 8 अंकों की मजबूती, निफ्टी भी शायद तैयारी में हरे निशान में आने की। बैंक मिड कैप इंडेक्स फ्लैट हो चुका है एकदम, तो कुल मिलाकर थोड़ी रिकवरी लोअर लेवल से होती दिख रही है इस वक्त बाजार में। आगे के डायरेक्शन पर बात करते हैं, और 8000 के लेवल के जब हम बेहद करीब हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यहां पर निवेश के मौके बनते हैं। बाजार के जाने माने एक्सपर्ट अजय बग्गा साहब हमारे साथ हैं इस वक्त स्टूडियो में। अजय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। क्या लेवल आ गया है खरीदारी करने का, है या फिर और इंतजार किया जाए? देखिए, लेवल तो मेरे को लग रहा है नजदीक है। काफी हद तक जो बुरी खबर थी Q4 की, वो मार्केट में बेक्ड इन है, बट अभी खरीदारी का टाइम नहीं है। मेरे को लगता है ऐसे ये साइडवेज मार्केट रहेगा कुछ महीनों तक, जब तक थोड़ा सा इकोनॉमी में हम देखेंगे नहीं कि रिकवरी आते हुए। सो इकोनॉमी की तरफ से जो इश्यूज हैं और ग्लोबल इश्यूज हैं, इनका थोड़ा सा एक इम्पैक्ट रहेगा मार्केट्स पे, बट लगभग मार्केट का जो करेक्शन था वो मेरे को लग रहा है कि हो गया है। यहां से निफ्टी बेशक 100-200 पॉइंट और नीचे जा सकता है, बट एक बॉटम बना रहा है मार्केट। पिछला जो था 8057 था, वो टूटा है। अब देखिए वो कितना नीचे जाता है, बट उम्मीद नहीं है कि बहुत इससे ज्यादा नीचे जाएगा।
राइट, चलिए, तो ज्यादा नीचे जाने की गुंजाइश अब कम है। अजय बग्गा जी काफी दिनों से कह रहे थे बाजार में दबाव देखने को मिलेगा और ऐसा हुआ भी। अब अजय बग्गा जी का मानना है कि यहाँ पर एक बॉटम बनने के हम बिल्कुल करीब हैं और एक यहाँ से सुधार देखने को मिल सकता है। आज बैंकिंग शेयरों में एक अच्छा सुधार देखा जा रहा है, 0.5% ऊपर है। देखिए आप इस समय बैंक निफ्टी, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ही बैंक्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। येस बैंक 1.25% ऊपर और SBI भी देखिए करीब 1% का उछाल इस समय दिखा रहा है। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये कुछ बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। लंबी लिस्ट है छोटे मझौले PSU बैंकिंग स्टॉक्स की, जहां पर एक बढ़त देखी जा रही है। सिंडिकेट बैंक देखिए अब 2.25% का उछाल दिखा रहा है। इलाहाबाद बैंक 0.25% ऊपर, यूको बैंक 1.5% ऊपर, बैंक ऑफ इंडिया 1.5% ऊपर। तो ये बैंकिंग शेयर हैं जो बाजार को दरअसल सपोर्ट दे रहे हैं और ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं। बग्गा साहब ये बताइए, अगर रिकवरी देखी जाती है तो क्या बैंकिंग शेयरों की तरफ से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी? क्योंकि यहां पर गिरावट भी काफी तेज आई थी और आपको अगर खरीदने हो और यहां से खरीदारी करने की शुरुआत करनी हो तो PSU बैंकिंग स्टॉक्स में खरीदारी करेंगे या फिर पब्लिक सेक्टर बैंकिंग, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग शेयरों में? हेमंत, मैं कहूंगा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अभी भी। PSU बैंक्स अगर उछाल आ रहा है तो आपके पोजीशन है तो काटिए उनको, क्योंकि ये अभी प्रॉब्लम्स सुधरी नहीं है इतनी जितना कि मार्केट दिखा रहा है। तो NPS का इशू है, कैपिटल और रेस करना है एट लो प्राइस टू बुक वैल्यू। तो ये दो अहम मुद्दे रहेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए। और ये कल RBI ने जिस तरह से एक अच्छा एक लॉ निकाला है कि ये टेक ओवर कर सकते हैं, बट मेरे को ये सरप्राइज ये रहा कि कुछ बैंक्स के चीफ कह रहे हैं पहले हमें खरीदार ढूंढना पड़ेगा तब हम कंपनीज लेंगे। एक तरफ से गवर्नमेंट आपको सक्षम कर रही है, एम्पावर कर रही है कि आप आके कंपनीज को टेक ओवर करिए, अपने पैसे बचाइए जो कि टैक्स पेयर के पैसे हैं। दूसरी तरफ बैंक चीफ आके कहते हैं नहीं जी हम देखेंगे इस लॉ को और पहले हम खरीदार ढूंढेंगे तभी हम कंपनी। ऐसे माहौल में तो पॉलिटिकली इतने स्ट्रांग रहते हैं ये कॉर्पोरेट्स, कौन सा बैंक टेक ओवर करेगा अगर बैंक चीफ्स की इतनी हिम्मत है? तो आपको भी लग रहा है कि नियम अच्छे हैं लेकिन इंप्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल होगा? ये लीडरशिप चेंज करना है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का लीडरशिप जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं जिनको कुछ डर नहीं है टैक्स पेयर का मनी लौटाने में। 13% का स्ट्रेस्ड एसेट है इकोनॉमी में। तो ये आप देखिए, पेंशनर रोकिए लोगों की जाके जिन्होंने ये किया और फिर रिटायर हो गए। कोई तो एक्शन सरकार लेती नहीं है, वो तो ये लोग कहां से एक्शन लेंगे? जितने भी आप लॉ बना लीजिए, अब प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं होता है सेम थिंग? अगर प्राइवेट सेक्टर देखें उनके NPS इतने अच्छे क्यों हैं? एक वो गलत कंपनियों को पैसे नहीं देते, दूसरा वो तेजी से मूव करते हैं, या तो सेल डाउन कर देते हैं एसेट, राइट ऑफ ले लेते हैं। तो ये पब्लिक सेक्टर में काफी हद तक हमें अकाउंटेबिलिटी लानी पड़ेगी, लॉस से कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर फिलहाल PSU बैंक्स के लिए मुश्किलें कम होती नजर नहीं आएगी और इस लिहाज से प्राइवेट बैंक्स खरीदना ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन इन FMCG स्टॉक्स का क्या करेंगे अजय जी, जो इतनी कंट्रोवर्सीज में है, नेस्ले, लीवर, ITC? जी देखिए, कंट्रोवर्सी तो निकल जाएगी, अगर सफाई करनी हुई सफाई भी ये लोग कर लेंगे, वो तो तय है। बड़ी कंपनियां हैं, इंटरनेशनल कंपनीज हैं, तो जो भी मुआवजा होगा वो आएगा। बट ओवरऑल अनिल जी देखें तो वैल्यूएशन वाइज काफी हाई लेवल्स पे ये स्टॉक्स थे और हमने देखा इसमें एक गिरावट आती हुई। बट आपके लिए 3-4 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो रिटर्न ऑन इक्विटी इन स्टॉक्स का हाई रहता है। सेकंड, हिस्टोरिकली ये वैल्यूएशन इनके हाई रहते हैं क्योंकि ये ग्रोथ है, डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी के स्टॉक्स हैं। बट हमें लगता है कि अगले 6 महीने आप इनको अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा कंजम्पशन हमें आती नहीं दिखती। इस अगले 2 हफ्ते में गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी तय करेगी और किस तरह से मॉनसून आता है, इस सब पे काफी हद तक डिपेंडेंट रहेगा डोमेस्टिक कंजम्पशन इस साल का। तो वॉल्यूम वाइज जो गाइडेंस आई है Q4 की, वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। थोड़े से चुनिंदा भारतीय FMCGs ने अच्छी गाइडेंस दी है, बट ज्यादातर MNC FMCG की गाइडेंस फ्लैट रही। तो हम 5-6 महीने इनको अवॉइड कर सकते हैं।
बट ओवरऑल एक डिफेंसिव तौर पे अगर आप ओन करना चाहें तो पहले ये इश्यूज वर्कआउट हो जाने दीजिए। एक आध महीने में आप देख सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म, नहीं तो 5-6 महीने रुक जाइए, यही स्तर आपको मिलेंगे इन स्टॉक्स में एंटर करने के लिए। केन वेदांता का एक बार फिर से अब खबरें हैं कि मर्जर होगा, और हम आज देख रहे हैं केन के स्टॉक में करीब 4.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। ये बताइए इस मर्जर को आप जैसे एक्सपर्ट्स किस तरह से देख रहे हैं? हेमंत, पर्टिकुलर स्टॉक तो कहना मुश्किल है, बट ओवरऑल आप देख रहे हैं तो ऑयल की कीमत गिरने से ग्लोबली आप देख रहे हैं कि अपस्ट्रीम कंपनीज में इशू रहा है और इन्वेस्टमेंट्स रोके गए हैं, तो उससे कैश काफी इन कंपनीज के बैलेंस शीट्स पे है। बेशक यूएस के छोटे शेल प्रोड्यूसर्स हो या ग्लोबल बड़े जो 5 दिग्गज ऑयल प्रोड्यूसर्स हो, सबके हम देख रहे हैं लगभग $100 बिलियन के कैपेक्स प्लान्स पोस्टपोन किए गए हैं। वही भारत में भी हो रहा है अपस्ट्रीम में। सिर्फ जो सरकारी अपस्ट्रीम कंपनियां हैं तीनों, उनका हम देख रहे हैं अभी भी कैपेक्स की बात चल रही है। वो ज्यादातर एनर्जी सिक्योरिटी करके है कि भारत के लिए जो चीन ने पिछले 15 साल में ऑलरेडी कर लिया है, अब हम जाके वो कर रहे हैं मोजाम्बिक में, रशिया में, वो हम देख रहे हैं। तो ओवरऑल मेरे लिए टिप्पणी करना मुश्किल रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बग्गा साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालकर आज अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इस बीच बाजार 8050 के लेवल पर आते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी पर सेंसेक्स में 50 अंकों की मजबूती, मिड कैप इंडेक्स रिकवरी की कोशिश करता हुआ और अब हरे निशान में लौट चुके हैं। बढ़ने वाले शेयर अब ज्यादा हैं, 600 शेयर मजबूत है, 550 शेयरों में कमजोरी का माहौल है, यानी कि अब बढ़ने वाले शेयर की तादाद बेहतर होती हुई दिख रही है। और बैंक निफ्टी लगभग 0.5% मजबूत होता हुआ दिख रहा है। रिकवरी और लीडरशिप यहीं से आती दिख रही है आज के बाजार में। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे रिलायंस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर, सीनियर फंड मैनेजर संजय पारेख। उनसे जानेंगे कि मौजूदा बाजार में म्यूचुअल फंड की क्या है रणनीति, कहां है एक्शन, और साथ ही आपके लिए लेकर आएंगे मॉनसून सेल में आपके लिए 2 बेहतरीन बम्पर शेयर्स भी निवेश के लिहाज से इस ब्रेक के बाद। 45 अंक मजबूत है सेंसेक्स और निफ्टी पर मजबूती 5 अंकों के हरे निशान में लौटते हुए बाजार लोअर लेवल पर शुरुआत करने के बाद रिकवरी आती दिखी है लोअर लेवल से। ये एक अच्छा संकेत है। काफी दिनों बाद ऐसा दिख रहा है कि एक गैप अप ओपनिंग के बाद थोड़ी रिकवरी के संकेत। बड़ा सवाल ये अब टिकाऊ होगी या नहीं, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल मिड कैप इंडेक्स भी 1/4% ऊपर है। बैंक निफ्टी में 0.5% से ज्यादा के गेंस है। तो ज्यादातर जो खरीदारी होती दिख रही है वो बैंकिंग शेयरों तक सीमित है और उनमें भी शायद प्राइवेट बैंक्स ज्यादा लीडरशिप देते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त। ये बाजार का रुझान है, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग हो चुके हैं बाजार। जिन लेवल्स के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं वो 8000 के आसपास के हैं। काफी लोग मानते हैं कि ये लेवल्स अच्छे हैं निवेश करने के लिहाज से, और कुछ लोगों को लगता है कि इन लेवल्स के टूटने के बाद तेज गिरावट और बढ़ती नजर आएगी। बाजार का डायरेक्शन क्या रहेगा ये जानने की कोशिश करते हैं। इक्विटी एसेट्स के लिहाज से देश के सबसे बड़े प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड रिलायंस म्यूचुअल फंड के सीनियर फंड मैनेजर संजय पारेख साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। संजय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताएं कि क्या एक अच्छे करेक्शन के बाद जो 1200 पॉइंट का निफ्टी में हो चुका है, ये अच्छे लेवल्स हैं बाजार के लिए निवेश करने के लिए, या फिर आपको यहां से भी डाउनसाइड रिस्क नजर आती है? नो, ये बहुत अच्छे लेवल है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट खाली हमारा व्यू ये है कि वन शुड हैव अ व्यू विथ 1 to 3 years। सो अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वन शुड इन्वेस्ट विथ 1 to 3 year पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज मे बी you could see some more time of consolidation, but valuations are really getting very, very comfortable। तो वैल्यूएशन यहाँ पर कंफर्टेबल लग रही है। संजय जी, गुड मॉर्निंग। ये बताइए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं एफआईआईज ने भारतीय बाजार से थोड़ा मुंह मोड़ा हुआ है, उसको लेकर थोड़ा सा मूड खराब हुआ है। आपको क्या लगता है कब तक और कितने समय तक ऐसा रह सकता है एफआईआईज का भारतीय बाजारों में बिकवाली का सिलसिला? और उसके सामने हम देख रहे हैं म्यूचुअल फंड, आप जैसे म्यूचुअल फंड यहाँ पर खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। अच्छे फ्लोज आ रहे हैं भारतीय बाजारों में, कमजोरी में रिटेल इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल रहे हैं क्या? Yeah, so first on the FIIs, say for example हमारा benchmark weight था 7%. Most of the FIIs were significantly overweight, which were benchmark, and they were at 11 and 12%. Now some amount of reduction has happened there, and there was substantial money made in India a few months back,
and hence उन्होंने यहाँ profit booking किया and they got into other markets like China, Taiwan, Korea. So this rotation will keep happening, but I think a lot of adjustment has happened, and यहाँ से both valuation point of view and we are also seeing that they are receding in terms of their selling. And I think we are coming to a very attractive level wherein again I see over a period of time, maybe it could be 3 months or 6 months, but I'll not be surprised that they would come in again and invest once they find it very compelling on a relative valuation. But this game will keep going on. Like for 3 months, 6 months, they make money, they book profit, they rotate into different countries, and they come back. From a domestic point of view, I think it's a phenomenal thing. You've seen Indian mutual fund mein net flows have been 6,000 to 7,000 crores. I'm very confident that this whole year the mutual fund net flows into equity will be at least $12 to $15 billion. If you take the pension opening up, that can give another $1.5 to $2 billion. And then obviously we would have LIC who can come in. So I think all put together, India, the domestic flows through all these three institutions, I see easily we can have more like $15 to $20 billion, which is very, very good. 15 से 20 बिलियन डॉलर के फंड इनफ्लो काफी मजबूत कहे जा सकते हैं, लेकिन संजय जी एक बड़ा ट्रिगर जो भारतीय बाजारों के लिए समझा जा रहा था कि आरबीआई की तरफ से लगातार रेट कट्स होंगे और उससे तेजी बनती हुई दिखेगी इक्विटी मार्केट्स में। हालांकि रेट कट तो किया आरबीआई ने, लेकिन आगे के आउटलुक को लेकर चिंताएं जो बढ़ी, क्या लगता है बैंकिंग शेयरों में जो करेक्शन हुआ है आपको अब ये लेवल्स आकर्षक लगते हैं बैंकिंग शेयरों के लिए? यदि हाँ तो क्या पसंद है आपको, प्राइवेट बैंक्स या फिर पीएसयूज? Yeah, so first is we believe RBI is doing a fantastic job. So to keep inflationary expectations under check and going gradually down in terms of rate cuts and trying to do it gradually is important, because inflation is something we will have to keep under control, and sometimes a little bit of caution also is okay. In terms of banking, we believe private sector banks will do better. They're getting reasonable on valuation. The earnings growth, the near-term performance within all the nifty private banks have demonstrated very good results, and the outlook is good. They will have, definitely they gain market share versus PSU banks. On PSU banks, we feel there are still some asset quality headwinds which will take some time to revive, but they are coming to a very attractive level, and selectively one should look there as well. But we prefer more private names, private banks, where we think on a risk-return basis they are better off. Having said that, banking is going to be more volatile than the broader market. We have to appreciate that यहाँ से interest rate cuts maybe maximum 25 basis points in the next few months. And there is a global risk as well, and banking is the first one to get affected, and we have to watch crude and monsoons. So we'll have to factor them, but I think a lot of these are factored into valuation, and hence it is coming to a very, very attractive level, provided again one should have an investment horizon of 1 to 3 years. We prefer private banks versus PSU banks right now. ये भी बताइए संजय जी, एक बड़ा इवेंट जिस पर सबकी नजर है वो है चाइना के ए शेयर्स जो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में इंक्लूड हो सकते हैं, उस पर आज एक बैठक भी होने वाली है। ये बताइए आप जैसे फंड मैनेजर्स किस तरह से नजर बनाए रखें और आपके लिए इवेंट कितना इंपॉर्टेंट है? Yeah, so there are two things. One is whether the China A shares they're going to be included. Further, there'll only be a part of it. So whether it's going to be 5% of that or 10% of that, that also has to be watched. And third is obviously there's another event like the ADR on China, which is going to be surely included from November. So to some extent, our weight, which is around 7% in the benchmark emerging market indexes, to what level we go down would have an impact on passive funds. But we're not so worried on the passive funds because we just did some calculations, and the outflow due to the passive fund, if at all we get realigned a little lower,
is not much, and that is not at all a worry. But we need to watch such things, and at times, you know, you get better levels to invest at a point due to such technicalities. But one more important thing is the probability of this happening. At least the sell side believes 50-50, but the buy side in the emerging market fund managers believe that there is a very small chance that this will happen this year, and it may be deferred to next year. But you know, we believe all these events are transitionary, and if at all these things happen, you know, it will only give an opportunity for you to buy into you know, at stocks at attractive levels. And again, these are not the only participants. We have global funds, we have ETFs, global ETFs, we have pension funds, which will actually use this opportunity to get in if they want to, you know. So we're not so worried from a longer term point of view. In the near term, yes, we have to watch them. संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालकर आज बाजार के डायरेक्शन पर, सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ये थे संजय पारिक, सीनियर फंड मैनेजर रिलायंस म्यूचुअल फंड के, जो बताते हुए कि जिन लेवल्स पर बाजार अब आ चुका है, निवेश का बेहतरीन मौका दे रहा है अगले 1 से 3 साल के लिए। लेकिन ऐसे मौके आपको मिल रहे हैं इस मॉनसून सेल में, जहां पर कुछ बेहतरीन बम्पर शेयर्स हम आपके सामने पेश करेंगे, जहां पर आपके लिए बन सकते हैं निवेश के मौके। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरांग शाह, वाइस प्रेसिडेंट जियोजीत BNP पारिबा के। गौरांग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताइए कौन से हैं वो 2 शेयर जो आज लेकर आए हैं आप निवेश के लिहाज से? शुक्रिया अनिल जी। अलग अलग क्षेत्रों से 2 स्टॉक को आइडेंटिफाई किया है। एक तो टेलीकॉम में से है भारती एयरटेल, जिसका परफॉर्मेंस लगातार हम बेहतर देखते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पर जिस प्रकार से नतीजे भी आए हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमने लक्ष्य ऊपर की तरफ बढ़ाए हैं। पहले हमारा लक्ष्य करीबन 430 का था भारतीय एयरटेल पर, उसको बढ़ा करके हमने 500 रुपए का किया है। थोड़ी बाधाएं और कठिनाइयां हैं स्पेक्ट्रम ऑक्शन को लेकर के, जो निवेश किया गया है इन सब कंपनियों के द्वारा, उसके कारण छोटी या मध्यम अवधि में कैश फ्लोज को लेकर के बैलेंस शीट पर थोड़ा दबाव आ सकता है। लेकिन जिस प्रकार से योगदान बढ़ रहा है ब्रॉडबैंड एंड डेटा सर्विसेज का, और ऑफ कोर्स लगातार बढ़ोतरी आपको वॉइस में भी दिख रही है, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। कॉल ड्रॉप की प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन वहां पर भी मेरे ख्याल से टेलीकॉम मिनिस्ट्री कदम उठा रही है दुरुस्त करने के लिए इस सब चिंताओं को। और थोड़ा बहुत नेगेटिविटी जो अधिग्रहण किया था भारतीय एयरटेल ने जेन का अफ्रीकन मार्केट में से, वो भी थोड़ा दबाव बना रहा है। लेकिन अगर हम साल 1.5 साल का सोचते हैं तो ये नकारात्मक स्थिति मेरे ख्याल से काफी बदल सकती है। 500 रुपए का लक्ष्य हमने तय किया 1 साल से अधिक के नजरिए से भारतीय एयरटेल पर। दूसरा स्टॉक है, अभी आप जिक्र कर रहे थे सरकारी बैंक्स का, बैंकिंग सेक्टर का, तो वहां से हमारे कवरेज 2 सरकारी बैंक्स पर पॉजिटिव है। एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अगर आप नतीजे देखें और जिस तरीके से करेक्शन हमने हाल फिलहाल देखा है पूरे बैंकिंग सेक्टर में, काफी आकर्षित हो चुका है। एसेट क्वालिटी को लेकर के इतनी बड़ी चिंता नहीं है, और सुधार हम लगातार देख रहे हैं तिमाही दर तिमाही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। मौजूदा स्तर से अगर आप निवेश करते हैं तो नीचे की तरफ के दायरे हमें काफी सीमित नजर आते हैं, और 230 का लक्ष्य हम बढ़ा करके चल रहे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर भी साल 1.5 साल का नजरिया होना चाहिए। अगर नतीजे हमारे उम्मीद से बेहतर आए और एसेट क्वालिटी में भी बेहतर सुधार हुआ तो ये दोनों ही कंपनियों पर, भारतीय एयरटेल और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर, हम हमारा लक्ष्य ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। लेकिन 230 का लक्ष्य आप यूनियन बैंक में साल 1.5 साल के नजरिए से बिल्कुल बना करके चल सकते हैं। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर इन दोनों ही शेयरों पर खरीदारी के लिहाज से, निवेश के लिहाज से। शुक्रिया गौरांग आपका हमारे लिए वक्त निकालकर यहाँ पर राय देने के लिए इस बीच। और यहाँ पर बाजार पर अब थोड़ा सा फ्लैट कारोबार होता दिख रहा है। बिल्कुल, लेकिन भारत स्टॉक जिस पर नजर है वो है भारत फोर्ज का शेयर। देखिए तेजी से ये शेयर नीचे की तरफ फिसलता हुआ 10% का लोअर सर्किट। जी हाँ, 10% नीचे। कोई खास खबर, कोई खराब खबर अभी सुनी तो नहीं है, लेकिन अचानक से यहाँ पर आप देखिए तेज फॉल देखने को मिल रहा है। इस शेयर पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। 10% नीचे ये शेयर पिछले 15-20 मिनटों में पहुंचा है, और आज कमजोर शुरुआत हुई थी, 100 रुपए निकल गया ये शेयर। वायदा कारोबार में 10% का लोअर सर्किट और ओपन इंटरेस्ट में 8% की यहाँ पर बढ़त दिख रही थी। शॉर्ट पोजीशन बनती हुई दिख रही साफ तौर पर। अब कुछ देर में ये सर्किट ओपन होगा वायदा कारोबार में, देखना होगा तब क्या स्टॉक की गिरावट थमती या कुछ और बढ़ती हुई नजर आती है। लेकिन बड़ी कट आती हुई दिख रही इस वक्त भारत फोर्ज के स्टॉक। बात कर ही रहे थे शो की शुरुआत में, हर रोज एक एक्सीडेंट बड़ा होता है बाजार में, जिसका किसी ने अंदाजा नहीं लगाया होता है। बिल्कुल, और अब नई डाउन साइड रिस्क खुलते हुए नजर आ रही है। सर्किट खुल चुका है, 1030 का लो यहाँ पर इस स्टॉक ने बनाया। फिलहाल बाजार भी वॉलेटाइल होते हुए दिख रहे हैं। कमजोर शुरुआत, उसके बाद रिकवरी, और अब फिर से कमजोरी की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं बाजार। पहला सौदा में फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।